नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि तीसरे चरण के मतदान के बाद देश की राजनीति की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही, चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी पैनिक मोड में है या फिर कांग्रेस अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मान के चल रही है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो तीसरा फेज है ये बहुत हमारे लिए, देश के लिए और इस चुनाव के लिए, 18वीं लोकसभा के लिए बहुत ही क्रूशियल फेज है। हम देख रहे हैं कि किस तरह का पैनिक बीजेपी में इस समय उसकी स्पाइन में पहुंच गया। मतलब उसके हाथ पैर तो कांपने लगे थे। वो राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मोदी जी कांप रहे हैं, पर अब वो स्पाइन में पहुंच गया है और वो बहुत दिख रहा है। वो कई तरीकों से दिख रहा है। बीजेपी के राज्यों में जिस तरह का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इस पूरे के पूरे बेचैनी का एक वो कारण है। उम्मीदवारों को जिस तरह से मैदान से हटाने की जो कवायदें चल रही है वो एक कारण है। आप आज देखें कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं, और वो आक्रमण, वो जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह की मर्यादाओं का पालन कर रहे थे अभी तक, वो अब पूरा टूट गया है। और महिलाएं आक्रमण कर रही, महिला प्रवक्ताएं कर रही हैं। मतलब इस समय जी कमान जो है पूरी की पूरी जैसे शिफ्ट हो गई है आक्रमण की। इसमें देखिए दो तीन चीजें समझने की है, क्योंकि वो एक हम तुरंत नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंचना चाहते हैं अभी, या खुद पहुंच गए हो व्यक्तिगत रूप से भी तो भी सार्वजनिक रूप से उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं कि बीजेपी से, मोदी जी से सहानुभूति रखने वाला एक बड़ा वर्ग अभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो रहा है, कन्विंस नहीं हो रहा है या हजम नहीं कर पा रहा है कि क्या मोदी जी फिर से सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उसका क्या कारण है ये पता नहीं है, वो कारण नहीं बताते हैं कि क्यों ऐसा है, पर वो कॉन्फिडेंट हैं या कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो उनको एक यकीन है कि मोदी जी ही आएंगे। अब वो उनसे पूछो कि आप बताइए कैसे आएंगे, तो वो कहते हैं कैसे आएंगे हमको नहीं पता। हो सकता है 400 सीटें नहीं आए, 370 सीटें नहीं आए, पर वो आएंगे। तो इसलिए एक जो कमिटमेंट का लेवल है अभी हम उसको होल्ड पर रखते हैं कल का मतदान हो जाने तक, क्योंकि कल का मतदान बहुत क्रूशियल इस माने में है कि 94 सीटों पर कल मतदान होना है। और इसके साथ ये जो स्टेट्स हैं जो जहां मतदान होना है, ये इसमें बीजेपी की बहुत क्रूशियल स्टेट्स हैं। मतलब 94 सीटों में 66 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी का ही, मतलब 1-1, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का बोलबाला है। कांग्रेस काफी कमजोर रही है इन सब राज्यों में, जैसे जी छत्तीसगढ़ में, असम में, बिहार में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। ये 66 सीटें हैं यहाँ पर। मैं महाराष्ट्र, यूपी और वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ थर्ड फेज में। जी तो ये अगर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद बीजेपी का पूरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड फेज में काफी बीजेपी को निराशा मिली है, जो 101 और 88 सीटें थी। तो ये 94 सीटें जो हैं, ये अगर आप मिला लेंगे तो टोटल 283 सीट्स खत्म हो जाएंगी इस पूरे इलेक्शन से। अब 543 सीट्स में से 283 अगर माइनस हो जाएंगी तो बाकी के जो 4 चरण बचेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसमें जी केवल 260 सीटें बचेंगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी के पास ये जो राज्य अभी कल खत्म हो जाएंगे उसमें 136 सीटें हैं। और ये
राज्य ऐसे हैं जहां सैचुरेशन पॉइंट पर है बीजेपी, मतलब वहां बीजेपी के सामने चैलेंज ये नहीं था कि सीटें बढ़ाना है, उसको सीटें बचाना थी। जी जैसे उत्तराखंड में, गोवा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, असम में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान, जहां ये टोटल नंबर जो है पूरा का पूरा बीजेपी के पास है या उसके इर्द गिर्द एक दो अलाइज है। तो अब इसमें ये जो टोटल सीटें होती हैं वो 145 सीटें होती हैं, और बीजेपी के राज्यों की जो मैंने आपको बताया है, जी और उसमें अपोजिशन के पास सिर्फ 9 सीटें हैं। मतलब आप सोचिए कि इन जिन राज्यों में कल तक चुनाव हो जाएंगे उसमें अपोजिशन के पास केवल 9 सीटें, 2 छत्तीसगढ़ में, 2 कर्नाटक में, 3 आसाम में, 1 मध्य प्रदेश में और 1 बिहार में। अब आप गणित मैथमेटिक्स को इस तरह से चलिए कि इस चुनाव के बाद जो मतलब जो सब्सटेंशियल लॉस होना है बीजेपी को, वो कर्नाटक में दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है, और हम लोगों की बातचीत में कभी ये नजर नहीं आया कि उत्तराखंड में हो सकता है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि वहां 5 में से 3 या 4 सीटें बीजेपी को खोना पड़ सकती हैं। और उत्तराखंड का जो लॉस है वो यूपी में रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब यूपी में जो एक अनुमान ये है कि बीजेपी को सब्सटेंशियल लॉस होगा, मतलब बीजेपी को कम से कम 20 सीटों का लॉस, 15 से 20 सीटों का लॉस उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जो कि हम अभी उसमें कोई कयास नहीं लगाना चाहते हैं कि उसके कारण क्या है। ये कि जो 260 सीटें बचती हैं, आप बताइए कि उन 260 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 172 सीटें कैसे मिल सकती हैं। मैं अपन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर 30-32 सीटों का भी लॉस होता है पूरे कर्नाटक में या बिहार में या एमपी, राजस्थान, तमाम जगह मिला के 30-32 सीटों का लॉस होता है, तो उसके पास जो बचती हैं 100 सीटें, तो उसको बाकी सीटें कहां से मिलने वाली हैं। ये अपन जो पहली चीज बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स ये कहता है कि चौथे फेज में मध्य प्रदेश की 8 सीटों को छोड़कर बीजेपी के पास कुछ बचता नहीं है। मतलब बीजेपी के पास फिर वही बचेगा जो बिहार में उसको मिलेगा, या महाराष्ट्र में मिलेगा, या बंगाल में मिलेगा, या यूपी में मिलेगा। और चारों जगह जो स्थितियां हैं बहुत इस समय विपरीत हैं। जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में जो ये स्कैंडल आया है राजभवन का, और संदेश खाली को लेकर जो वीडियो आया है, उसने बंगाल का पूरा सीन बदल दिया है। महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी नेगेटिव आ रही है, यूपी की काफी नेगेटिव आ रही है, बिहार की काफी नेगेटिव आ रही है। हमने ये मैथमेटिक्स की बात की कि मैथमेटिक्स तो ये बता रहा है कि जो मेरा मैथमेटिक्स है वो पहले 220 का था, अब मैं उस मैथमेटिक्स को रिवाइज करके 210-220 पर जा रहा हूं मैं, और उसको कम कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं होंगे कि भाई ये 210-220 कैसे हो सकता है, पर एक जो ईमानदारी का गणित है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें ईवीएम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। और कल पता चल जाएगा कि टर्नआउट ज्यादा भी होता है तो वो बीजेपी के नुकसान का है। मतलब कर्नाटक में टर्नआउट ज्यादा होता है तो बीजेपी को नुकसान करेगा, और मध्य प्रदेश में होता है तो उससे कोई उसको बहुत ज्यादा गेन नहीं होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कुछ बचा नहीं गेन करने को, और छत्तीसगढ़ में भी नहीं बचा है। अब हमारे पास क्या इंडिकेशंस क्या हैं कि क्या, मतलब हमको अब जैसे दूसरे फेज और तीसरे फेज के बीच में जो पीरियड था उसमें हमने जो पैनिक रिएक्शन देखा प्रधानमंत्री का, जिस तरह की वो भाषा पर उतर आए, वो मंगलसूत्र पर आ गए, या हिंदू मुस्लिम पर आ गए, या भैंसों पर आ गए, या मतलब कुछ भी बोल रहे हैं जिसको कहते हैं कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं किया आपने पिछले 2 चुनाव में प्रधानमंत्री से, और वो का वही डिफाइन कर रहा है अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज में। जी। और बीजेपी के
बाकी नेताओं की भाषा में। तो पूछने का सवाल ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो करने की जरूरत क्या है? अगर आप कह रहे हैं, आपके समर्थक भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं आप कि हमको इतनी सीटें मिलेगी, तो फिर ये आप क्या चाहते, क्या है इसके जरिए, ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा ये कि आपको, जैसे अभी रामनवमी पर पीएम गए थे अयोध्या में, और वहां जो उन्होंने सूर्य की रोशनी को राम जी की प्रतिमा पर आमंत्रित करने का जो वहां उपक्रम किया, उसके बाद कल फिर क्यों पहुंच गए? जबकि फैजाबाद का इलेक्शन तो अभी है भी नहीं। फैजाबाद का इलेक्शन में काफी टाइम है अभी, मतलब जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वो आगरा वगैरह के, फतेहपुर सीकरी के, वो हैं अभी जो थर्ड फेज में है। रोड शो आपने किया कि सुग्रीव के किले से लता चौक तक का जो रोड शो किया, और उसमें लल्लू जी आपके साथ हैं, जो कह रहे थे कि वहां के जो उम्मीदवार हैं, जो कि कह रहे थे कि हम संविधान बदलने के लिए हमको 400 सीटें चाहिए। आप मना भी कर रहे हैं कि आपको संविधान नहीं बदलना, और वहां का जो उम्मीदवार है वो जो कह रहा है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, वो आपकी बगल में खड़ा हुआ है। ये सब चीजें क्या बताती है कि वो जो बीजेपी अपने आप को कंडक्ट कर रही है जिस तरह से, सेकंड फेज के बाद और थर्ड फेज के पहले, और दूसरा ये कि जो स्कैंडल सेक्स का इमर्ज हुआ है कर्नाटक से, जो मध्य प्रदेश से इमर्ज हुआ है, जो बंगाल से इमर्ज हुआ है, बाकी राज्यों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तमाम जगहों पर जो चर्चाएं चलती है, और जिस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, और अमेठी में जो कल रात को घटना हुई, वायलेंस की जो घटना हुई, तो पूछना है कि क्या, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब जो अब देश किस तरफ जा रहा है। और उसमें से ये सवाल निकल रहा है कि, और केजरीवाल की वापसी अभी की सीन पर बाकी है, अगर वो 7 तारीख को इमर्ज हो जाते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का इंडिकेशन है, तो उनके आने से दिल्ली और पंजाब में क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं जो आखिरी अपनी बात कहना चाहता हूं कि क्या हमने इस बारे में सोचना शुरू किया है क्या, कि हम एक अस्थिरता के माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकली बहुत ही इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अस्थिरता किस तरह का माहौल देश में पैदा करेगी। मोदी जी का एक जो कंट्रीब्यूशन है, जिसको हमको इनकार नहीं करना चाहिए, और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि उन्होंने पूरी हिंदू पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया है, जैसे ट्रंप ने कर दिया वहां अमेरिका में। मतलब उसके पहले रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर इतना रेडिकल नहीं था। और यहाँ भी जो हम देख रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज में उनके समर्थकों की जो वायलेंस का एलिमेंट है, वो बीजेपी में पहले कभी था नहीं। हम जो बातचीत अपनी समाप्त करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि क्या हम किसी अप्रत्याशित परिदृश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों की बातचीत में, हम लोगों के डिस्कोर्स में वो दिख क्यों नहीं रहा है, प्रदर्शित क्यों नहीं हो रहा है जी। और क्या अगर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें अस्थिरता होती है और पावर ट्रांसफर की बात आती है, वो निश्चित रूप से आएगी, तो क्या अगर वो आसानी से या शांतिपूर्वक नहीं होता है, तो हम लोगों को अपना माइंडसेट किस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। क्योंकि हमने अभी तक की सिचुएशंस में ये चीज फेस नहीं की है, 2014 में भी नहीं की, 2019 में भी नहीं की, और 2004 में भी नहीं की। पहली बार आजादी के बाद एक बहुत विचित्र स्थिति पैदा हुई है, और उसके मूल में केवल एक व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। वो दूसरे प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग हैं। तो क्या हमारी बहस का मुद्दा अभी भी ये होना चाहिए कि बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, कि क्या ये होना चाहिए कि
4 जून के बाद का परिदृश्य क्या होगा और उसमें उसकी डिबेट हमको अभी से शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो एलोन मस्क हैं और जो बाइडन है, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को जनवरी में पढ़ लिया था कि इस देश में क्या होने वाला है। हम लोगों ने उस चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं की कि दुनिया के देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम यही सोचते रहे कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमने अपने नैरेटिव जो गढ़े, हम अभी भी उसी पर कायम हैं और वो सारे नैरेटिव्स अब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और ध्वस्त हो गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बहस कल के मतदान के बाद नए किस्म से शुरू होना चाहिए। वो कल का जो भी परिदृश्य उभरता है, मेरे ख्याल में तो स्पष्ट है कल का परिदृश्य। फिर भी एक कंसोलेशन के लिए 94 सीटें चूंकि दाव पर हैं, कुछ मेजर हो जाए रात में तो कह नहीं सकते। जी थैंक यू सर, थैंक यू।